हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कुछ वीडियोस में यानी आने वाली कुछ वीडियोस में आपके साथ CHSL के पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी पेपर आ रहे हैं उनका मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार एक और पेपर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, SSC CHSL जिसके कि एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके पेपर को डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल पेपर में 4 पोर्शन आया करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया करता है, रीजनिंग आया करती है, GS आया करता है और साथ साथ इंग्लिश आया करती है। यानी कि टोटल 4 पोर्शन हुआ करते हैं, 100 क्वेश्चंस आया करते हैं और उन 100 क्वेश्चंस को 4 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि 25-25 नंबर के प्रत्येक पोर्शन आपके आया करता है। तो वही जैसा हमने पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इंग्लिश के, उसी प्रकार और 25 क्वेश्चन के साथ आज आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न आपको कराए जाएंगे, यानी कि मेमोरी बेस्ड पेपर एक आपको सामने डिस्कस किया जाएगा। प्रश्न आपको स्क्रीन पर अपीयर होते रहेंगे, साथ के साथ आपको उनका जवाब बताना है सही, और हम उनका जवाब आपको बताते चलेंगे और आपको उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न किस तरह से आया। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न को पढ़िए और उसका सही जवाब आपके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एडजस्टिंग, यानी कि एक शब्द आ गया एडजस्टिंग, और एडजस्टिंग का सिनोनिम उसने हमसे पूछ लिया है कि बता दीजिए एडजस्टिंग जो शब्द हुआ करता है उसका सिनोनिम क्या हुआ करता है। तो एडजस्टिंग जो शब्द है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आपको उसका सिनोनिम निकाल पाएंगे। तो एडजस्टिंग का जो मीनिंग हुआ करता है वो होता है समायोजन, है ना। यानी कि जब भी कोई चीज हमारी फेवर में हुआ करती है, अनुकूल हुआ करती है हमारे लिए, तो उसको हम कह दिया करते हैं एडजस्टिंग, यानी कि हम किसी के साथ समायोजन में हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है। सिनोनिम कहते हैं समानार्थी शब्द को। समानार्थी यानी कि जिसका अर्थ समान हो एडजस्टिंग के, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमने ऑप्शन देखे तो पहला ऑप्शन देखा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है मना कर देना, तो अनुकूल और मना कर देना कोई रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये छोड़ दिया गया। अगली बात की गई डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब असहमत होना, तो ये भी उसका सिनोनिम नहीं हो सकता। वैसे अगला आ गया, तो अगला शब्द आया एडेप्टेबल, और एडेप्टेबल जो शब्द है तो वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडेप्ट करने का मतलब होता है अनुकूलीन, यानी कि जो चीज हमारे फेवरेबल हुआ करती है उसी को हम कह देते हैं क्या, एडेप्टेबल कह दिया करते हैं। एकोमोडेटिंग भी आ सकता था यहाँ पर, उसको भी मिलनसार कहा करते हैं, वो भी इसका सिनोनिम हुआ करता है। एडजस्टिंग का सिनोनिम हो सकता है वो भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टेबल। आगे बात समझ में। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, कुछ सिनोनिम ही पूछा है उसने, और उसने शब्द क्या दिया है, तो शब्द दिया है क्वेरलसम। और क्वेरलसम जो हुआ करता है जानते हैं कि किसको कह देंगे, यानी एक तरह से क्वेरल यानी लड़ाई झगड़े वाली बात हो रही होगी, यानी जहां पर भी कोई डिस्कशन हो रहा हो, और डिस्कशन ऐसा हो रहा हो जिसमें कि विवाद हो रहा हो, यानी कि एक दूसरे से अब विपक्ष में हो एक दूसरे के बातें, तो उसी को कह देंगे क्या, क्वेरलसम कह दिया करते हैं। तो सबसे पहले इसके और ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आए। तो सबसे पहला आया क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब तो कहीं से कहीं तक भी क्वेरल से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। दूसरा आया एप्लाउड। एप्लाउड कहते हैं शाबाशी देना, तो शाबाशी देना का भी उससे कोई लिंक नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है आर्ग्यूमेंटेटिव, हाँ वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट यानी कि किसी से विवाद करना, किसी से कोई ऐसी बात करना जो कि दूसरे के जैसी ना हो, यानी कि जैसा दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है उसके जैसी आपकी बात नहीं है, तो उसी को कह देते हैं क्या, वहां पर हो जाता है क्या, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो वही हो गया क्या हमारा सही आंसर, आर्ग्यूमेंटेटिव। तो वही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न फिर से सिनोनिम पूछ लिया गया, और सिनोनिम किसका पूछा गया आपकी बार, तो आपकी बार सिनोनिम पूछा गया अर्थी, EARTHY। अब देखो, पिछला शब्द हमने एक शब्द बताया था पिछली वीडियो में भी, उसमें भी आया था एक शब्द अर्थली, और अर्थली हुआ करता है क्या, सांसारिक, जिसका अपोजिट उसने पूछा था जो कि हमने बता दिया था हेवनली। लेकिन यहां पर ये जो अर्थी शब्द आया है ना, उसका अर्थ हुआ करता है जमीन से जुड़ा हुआ, यानी कि मिट्टी की जो मतलब मिट्टी से रिलेटेड होता है, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसी को हम कह देते हैं क्या, अर्थी कह दिया करते हैं, जिसको हम डाउन टू अर्थ भी कह दिया करते हैं। और यहां पर इस ऑप्शंस में डाउन टू अर्थ ऑप्शन दे रखा है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया, डाउन टू अर्थ, यानी कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हवा में नहीं उड़ रहा, आसमान में कह देते हैं ना हवा में मत उड़ो, तो वही है, यानी कि जो जमीन से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है, उसी को हम कह देते हैं क्या, अर्थी कह दिया जाता है। वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न फिर से एक सिनोनिम आ गया। तो देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने के लिए हमने बताया आपको कि परीक्षा गुरु का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उस लिंक पर जब आप जाएंगे, वहां से आप
चैनल पे पहुंचेंगे तो वहां आपको बहुत सी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें कि हमने आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो वहाँ पर से जाकर के उनको डाउनलोड कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। अगला सिनोनिम पूछा गया किसका, तो शब्द आया है चूजी, CHOOSY, चूजी। जैसे आप जनरल लैंग्वेज में भी सुनते होंगे कि चूजी कह दिया जाता है किसी को, तो चूजी किसको कहते हैं, तो चूजी को एक्चुअल कहते हैं नकचड़ा। नकचड़ा यानी कि क्या, तो अगर हम बात करें कि जिसकी डिमांड्स बहुत हो, कि भाई बहुत ही चूजी है, किसी भी चीज़ को चूज करने में बहुत ही समय लेता है, उसकी अलग ही फरमाइशें हुआ करती हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम पूछा है उसने, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आया पहला कैरिंग। अच्छा, कैरिंग तो नहीं हो सकता, कैरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला, तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा आया बोर। अच्छा, बोर का नकचड़ा से कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा। दूसरा आ गया फिर नॉटी। नॉटी मतलब शैतान, शैतान का भी नकचड़ा से कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, फजी, FUSSY, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यही इसका सही जवाब है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न अब की बार क्या पूछ लिया, तो अब की बार आ गया एंटोनिम, और अब की बार एंटोनिम यानी विपरीतार्थी शब्द पूछ लिया। शब्द क्या है, जॉवेल, और उसका विपरीतार्थी शब्द उसने पूछा है। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग क्या हुआ करता है, तो मीनिंग हुआ करता है खुशनुमा, यानी खुश मिजाज जो व्यक्ति हुआ करते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, जॉवेल कहा जाता है। उसका अपोजिट बता देना है, तो खुश मिजाज का अपोजिट क्या हो सकता है, उदास, दुखी। तो उदास और दुखी जो भी वर्ड हो इसमें वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, ग्लूमी एक शब्द आया है, और ग्लूमी जो शब्द हुआ करता है उसी का अर्थ हुआ करता है क्या, उदास। उसके अलावा हैप्पी आया, जॉली आया और चेरी आया, तीनों इसके सिनोनिम तो हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। तो एंटोनिम मात्र एक शब्द हो सकता है, विच इज ग्लूमी, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगले प्रश्न में क्या आया, तो अगले प्रश्न में आ गया ईडियम, और ईडियम पूछा है उसने, और शब्द क्या है, टेक वंस हैट ऑफ। अब टेक वंस हैट ऑफ, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है। टेक वंस हैट ऑफ, तो भाई जब भी हम किसी को प्रेज करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को कोई किसी बात का क्रेडिट दे दिया करते हैं, तो वही हमारा हो जाता है क्या, टेक वंस हैट ऑफ, और वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न आया, और उसने पूछा क्या है आपसे, तो उसने 4 शब्द दे दिए और उसमें आपसे पूछ लिया कि बता दो सही स्पेलिंग कौन सी लिखी हुई है। तो सही स्पेलिंग आपको बता देनी है। तो जानते हैं पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द है डेफिनेशन, और डेफिनेशन और उसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, DEFINITION, और वो जो भी ऑप्शन है हमारा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, तो हो जानी चाहिए DEFINITION, जो कि हमारी सही स्पेलिंग हुआ करती है। तो स्पेलिंग हमारी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये हमारी सही स्पेलिंग है, जो भी ये हमारा ऑप्शन है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, तो अगले में फिर से वही, यानी कि फिर से वही पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया, तो भैया स्पेलिंग टेस्ट का ये अगला भी। तो स्पेलिंग टेस्ट में शब्द क्या है, तो कई सारे शब्द दे रखे हैं, लेकिन इसमें शब्द बन कौन सा रहा है, तो शब्द बन रहा है कमेमोरेट। तो कमेमोरेट की सही स्पेलिंग क्या हुआ करती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो हुआ करती है COMMEMORATE, जो कि है कौन सा ऑप्शन, तो जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कमेमोरेट, जो कि हुआ करता है COMMEMORATE, कमेमोरेट, यानी ऑप्शन नंबर सी वही हमारा सही जवाब है। यानी कि डेफिनेशन की स्पेलिंग ये हुआ करती है और कमेमोरेट की स्पेलिंग ये हुआ करती है। तो दोनों स्पेलिंग हमारी हो गई। तो इतने आसान सवाल भी पूछ लिया करता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। पेपर तो बहुत आसान आ रहा है, और हमने देखा डेफिनेशन और कमेमोरेट की स्पेलिंग उसने पूछी थी, जो कि हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, तो उसने कहा सिनोनिम बता देना है, और सिनोनिम बता देना है किसका, तो एक शब्द आया ALLURING, एल्यूरिंग, और उसका मीनिंग क्या हुआ करता है, तो मीनिंग हो जाएगा टेम्पटिंग। सिंपल सा शब्द है, आ गया टेम्पटिंग, TEMPTING, ऑप्शन नंबर सी वही आपका सही जवाब है। तो देखिएगा हल्के हल्के से प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज जो हमने आपको प्रोवाइड की है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने वो सब याद किए हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वो PDF डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़ लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। और अगला क्या है,
एंटोनिम बता देना है, फिर से एंटोनिम बता देना किसका, शब्द आ गया एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन क्या हुआ करता है भाई, तो जैसे हमने देखा कि कोई शब्द हम लिखते हैं ना, तो जैसे हमने ETC लिख दिया करते हैं और उसके बाद ये छोटा सा डॉट लगा दिया करते हैं, तो यही डॉट जो हुआ करता है ना, इसी को कह देते हैं एब्रीविएशन मार्क। और एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त कर देता है, छोटा कर देता है किसी भी चीज को। तो यहाँ पर ETC को यानी एक्सेट्रा को उसने छोटा करके लिख दिया, तो ये संक्षिप्ति यानी कि ये एब्रीविएशन मार्क वहां पर लगा दिया। तो एब्रीविएशन यानी कि जब भी हम किसी चीज को छोटा कर देते हैं, यानी कि एब्रीविएशन का अर्थ होता है क्या, यानी किसी चीज को छोटा कर देना, तो किसी चीज को बड़ा कर देना, वही हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। और बड़ा कर देने का लिए क्या आया है शब्द, तो शब्द मात्र एक ही तो आया है जो बड़ा करने के लिए आया है, विच इज एक्सपेंशन। एक्सपेंड कर देना यानी कि किसी को विस्तार से बताना, तो वहां पर एक्सपेंशन जो शब्द है वो एब्रीविएशन का अपोजिट है, यानी कि उसका एंटोनिम है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले की। और अगला देखो कितना हल्का शब्द दिया उसने, शब्द दिया क्या, ट्रस्ट। और ट्रस्ट का अपोजिट पूछा है, तो ट्रस्ट कहते हैं विश्वास को, और विश्वास का अपोजिट क्या हुआ करता है, तो विश्वास का अपोजिट होता है क्या, संदेह। संदेह, और संदेह को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कह दिया करते हैं, तो संदेह को इंग्लिश में कह दिया करते हैं डाउट। और डाउट दिया है कौन से ऑप्शन में, तो वही सी ऑप्शन है हमारा, डाउट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ट्रस्ट का अपोजिट हो जाएगा डाउट। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान प्रश्न दे रहा है, तो भाई 11 प्रश्न दिए, और 11 में से मैं समझता हूं अगर आप वो पीडीएफ आपने डाउनलोड की हुई है, उनको आपने पढ़ा है, तो बड़े आराम से 11 के 11 प्रश्न आप बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए, अच्छा कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना पढ़े भी जाएंगे आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, हम समझ नहीं पाते उनको और वहां पर गलती कराते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली। और अगले क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी फिर से उसने एक ईडियम दिया और उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है। शब्द कितना अच्छा है देखिएगा, हेड इन द क्लाउड्स, यानी कि हेड इन द क्लाउड यानी सर को, क्लाउड यानी कि अब बादलों में होना। तो सर बादलों में होने का मतलब क्या है कि यानी कि सोचना किसी भी चीज को, तो किसी भी चीज को सोचना यानी ऐसे सोचना कि दिन में सपने देखने जैसी बात हो रही हो, और दिन में सपने देखते हैं तभी तो यानी कि बादल हैं दिमाग में, जैसे कहते हैं ना सोचते हैं तो वहां पर बादल बन जाता है इधर की साइड, तो वही चीज है। टीवी वगैरह में देखा होगा ना, वीडियोस में देखा होगा, तो वो बादल बन जाया करता है, यानी कि डे ड्रीमिंग को कह दिया करते हैं क्या, हेड इन द क्लाउड्स। और वही उसका सही जवाब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है टू डे ड्रीम, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी की कोई जरूरत ही नहीं है, टू बी वेरी टॉल से कोई मतलब नहीं, टू फील गिडी से कोई मतलब नहीं, टू बी वेरी लेजी से कोई मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा क्या, टू डे ड्रीम, वही हमारा सही जवाब है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, पढ़ेंगे प्रश्न को, प्रश्न का जवाब बताएंगे और उसके साथ हम आपको सही जवाब बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, यानी कि एक अंडरलाइन में कुछ शब्द दिया है, उसको रिप्लेस करने वाला सही शब्द बता देना है आपको। और अगर उसमें कोई गलती ना हो, जरूरत ही ना हो उसको हटाने की, तो वहां पर नो सब्स्टिट्यूशन की भी एक ऑप्शन आपको दिया गया है। यानी फिर से वही एरर डिटेक्शन है, चाहे भैया इस तरह से दे दो, चाहे इस तरह से दे दो, किसी भी तरह से दे दो, है तो एरर डिटेक्शन ही, यानी गलती छांटनी है, गलती हो तो ठीक, नहीं हो तो फिर आप लगा देंगे नो सब्स्टिट्यूशन। चलिएगा देखते हैं सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस है नो अदर मैन, नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच देन। अब देखो एज रिच देन, तो भैया एज रिच एज लगाता, या तो एज रिच एज लगाता, और अगर देन लगाना था तो फिर रिचर लगाना चाहिए था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ही लगानी चाहिए थी। तो ये तो पता चल गया कि भाई सब्स्टिट्यूशन की तो जरूरत है, यानी कि कोई ना कोई शब्द तो इसके में आएगा ही, इसको हटाने के बाद। तो आना कौन सा चाहिए, तो देखो नो अदर मैन। अब नो अदर मैन का मतलब कोई और व्यक्ति नहीं, तो नो अदर जो शब्द हुआ करता है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं, और जब पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग किए जा रहे हैं तो भैया एज एज या सो एज में से कुछ आना चाहिए। तो हमने देखा एज रिच एज ही, ये आ जाए क्या, या फिर मोर रिचर देन ही आ जाए, या सो मच रिच एज आ जाए। तो देखो सो मच रिच एज का तो कोई मतलब ही नहीं, मोर और रिचर देन तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एज रिच एज ही, यानी कि यही आना चाहिए था, एज रिच एज ही, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा
सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। 14th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपियर हो रहा है और देखो शब्द है एक, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यानी उसने पूछा कि आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि जो सभी डिजीज की एक मात्र दवा हो उसको क्या कह देंगे, तो उसको क्या कह देंगे, तो देखिएगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या हर चीज में लगा देंगे क्या, हर बीमारी में? नहीं। दूसरी बात आई पेनिशिया, हाँ वही सही जवाब है, पेनिशिया ही सर्व रोग हर उसको कह दिया करते हैं, और वही हम कह लगेंगे यहाँ पर भी कि पेनिशिया जो है वो सही जवाब है, यानी कि आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज का जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाता है पेनिशिया। क्लियर, आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से एरर डिटेक्शन का प्रश्न आया, एरर डिटेक्शन पहचान करेंगे इसमें जरा क्या है। तो क्वेश्चन है क्या कि द प्रोमोटर्स of med hospitals has agreed to sell their business to पाल हॉस्पिटल। अब यानी कि प्रोमोटर्स जो है ना ऑफ मेड हॉस्पिटल, यानी कि एक कोई हॉस्पिटल है MED मेड हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल्स आ गया और उसके साथ उसने क्या लगा रखा है, हैज़। तो गलती है क्या, तो हाँ गलती तो यहीं पर है। क्यों? क्योंकि भैया जब उसने पहले ही कह रखा है कि MED हॉस्पिटल्स जो हैं उसके साथ उसने आगे वर्ब भी लगाई है क्या, दियर लगाई है, यानी कि भैया गलती तो कहीं ना कहीं यहीं पर है। तो या तो यहाँ पर हैज़ की जगह उसको हैव लगाना चाहिए था, अदरवाइज वहाँ पर दियर नहीं लगाना चाहिए था। तो गलती कहाँ पर है, तो भाई सीधी सीधी सी बात हो गई कि इसने टू पाल हॉस्पिटल्स कहा है, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि MED हॉस्पिटल्स ही होगा, और जब हॉस्पिटल्स ही होगा तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगानी चाहिए थी, तो लगानी चाहिए थी हैव, ना कि हैज, क्योंकि जब हमारा शब्द यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो उसके साथ हैज लगाते, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ तो वर्ब हैव लगानी चाहिए थी। यानी ऑप्शन नंबर जो चौथा वाला है ना उसी में हमें गलती मिल गई, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। आगे दिया है गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस, यानी पैरा जंबल आ गया। पैरा जंबल कह लें, चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह लें, चाहे PQRS कह लें, तो PQRS आ गया। अब देख लो हमें समझने वाली बात इसमें क्या है कि भैया ऑप्शन नंबर जो ए उसने दिया है उसमें उसने क्या कहा, बट आफ्टर। बट आफ्टर का मतलब है बट, और बट हुआ करता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन होता है तो बीच में आएगा या शुरुआत में भी आ सकता है, लेकिन जब उसने बट कह दिया तो बट का मतलब क्या है कि पहले कोई बात कही होगी उसका अपोज अब इस बात में करेगा, तो यानी ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि जो ए सेंटेंस है ना वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखो ए पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगले पे चले, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स। हाँ ये पहला सेंटेंस हो सकता है, यानी कि बी तो भैया पहला बन सकता है। सी को और चेक कर लेते हैं। सी देखा हाउएवर, फिर से वही बात हाउएवर, पिछले वाले जो पेपर था उसमें भी हमने आपको बताया था कि हाउएवर जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है, यानी कि पहले जो चीज़ आई हो उसकी अपोजिट बात अब करेगा, तो पहले कोई आई होगी तभी हाउएवर आएगा, तो यानी कि सी जो है वो भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। डी पे पहुंचे, डी आया, वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे। दैट डे का मतलब दिन का जिक्र तो पहले कर चुका है, और हम जानते हैं किस में कर चुका है, बी में, यानी ए भी पहला नहीं हो सकता, सी भी पहला नहीं हो सकता, और डी भी पहला नहीं हो सकता, यानी पहला कौन सा होगा, बी। और बी के पहला होते ही दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचे सिर्फ दो ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा। अब मात्र आपको यह पता लगाना है कि भैया बी के बाद कौन सा आएगा, तो अभी तो हमने बताया कि बी के बाद कौन सा आएगा, डी आएगा, यानी व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक we took a tour of the city's famous Buddhist temple, we visited numerous temples that day। उसके बाद फिर आएगा A, but after a while they all began to blur in our memories, और उसके बाद आ जाएगा C, यानी कि however there was one temple, the temple of Golden Buddha, which left an indelible इम्प्रेशन ऑन आवर हार्ट्स एंड माइंड, यानी कि उसने हमारे दिमाग और दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी डी ए सी ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि एक ब्लैंक दे दिया और उसमें सही शब्द चुनना है, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से सही शब्द आपको पता होना चाहिए कौन सा आ जाएगा। तो क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है शी वाज to have worked with some renowned scientists of the world, यानी कि she was of
हैव वर्कड, अब क्या आएगा, तो सबसे पहले आया फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट हो सकता है क्या, फेवरेबल, एफ्लुएंट या फिर चार्म्ड। अब देखो शी वाज आया है और वाज के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म लगाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो वाज जो है वही मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ईडी फॉर्म का तो मतलब नहीं है, यानी चार्म्ड का तो मतलब ही नहीं है। चार्म आता तो एक बार को सही भी था। अब देखो फेवरेबल, यानी शी वाज फेवरेबल टू वर्क, टू हैव वर्कड, नहीं, शी वाज फॉर्चुनेट, यानी कि वो जो थी उसको बहुत अच्छा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ, यानी कि सौभाग्यशाली हुई वो कि शी वाज फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद सम रिनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्चुनेट जो शब्द है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बात समझ में, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आ गया क्या, तो प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे आसान नंबर हुआ करता है अगर आपने एक बार सही से पढ़े हैं तो देखिए क्या आया, भोला सेड टू हिज मदर। अब भोला सेड टू हिज मदर के बाद हमें क्वेश्चन देखना है क्या है, तो है क्या वाई, और वाई आने का मतलब क्या है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो भैया भोला आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भोला आस्क्ड हिज मदर। तो इतना तो होगा ही होगा, और इन्वर्टेड कॉमास हट के क्या लगेगा, तो जब भी WH वर्ड से शुरू हो रहा हो सेंटेंस तो वही WH वर्ड हमारा कंजंक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर शुरुआत किससे हो जाएगी, वाई से शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ तक का चेक कर लो, हो सकता है यहीं तक में हमें आंसर मिल जाए। तो पहला ऑप्शन देखा तो उसमें तो यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है, भोला आस्क्ड हिज मदर वाई। फिर देखा हमने चौथा, तो चौथे में भी यही बात हो रही है, भोला आस्क्ड हिज मदर वाई। अब देखो बीच वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचे बस पहला, तीसरा और चौथा। अब देखो हमारे पास जो तीन ऑप्शन बचे हैं उनमें से अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें तो तीसरे में वाई वाज आ गया। अब वाई के बाद अगर हम वाज लगा देंगे तो भैया वाई के बाद बाज लगा देंगे तो सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव रह जाता है। लेकिन जब भी कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और इंटेरोगेटिव के बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदल दिया जाता है, यानी कि वाई के बाद वाज नहीं आएगा, सीधा सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है दिस चारकोल, और वही सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो दिस का क्या कर दिया करते हैं, तो दैट कर दिया करते हैं। तो यानी कि सेंटेंस क्या बन जाना चाहिए कि भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। अब वाज सो ब्लैक यानी कि वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, तो दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। और 1 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, वही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे पहुंचेंगे, अगला आ गया फिर से पैराजंबल आ गया, फिर से तो उसने वही चीज दे दिया, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, और उनको सही क्रम में आपको लगा देना है। तो चलिए बात करते हैं पहले की, देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ अ विलेज। तो हो सकता है क्या ये वाला सेंटेंस पहला, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, यानी कि भैया ए पहला हो सकता है। अगले की बात करेंगे, द अडल्ट्स ऑल्सो सेट, ऑल्सो सेट यानी कि पहले कोई और बैठा है तो अडल्ट्स भी बैठे, तो यानी कि ये बात तो नहीं हो सकता पहला, यानी कि जो बी सेंटेंस है वो पहला नहीं हो सकता। तीसरे पे पहुंचे, दे का मतलब सी भी पहला नहीं हो सकता। चौथे पे पहुंचे, चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री, ट्री की बात पहले की गई है तभी तो डी आएगा, यानी कि डी भी पहला नहीं हो सकता। तो भैया ए तो हो गया पहला, क्या हुआ ए, यानी कि देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, यानी कि गांव के बीचों बीच एक एप्पल का ट्री था। अब फिर क्या, तो फिर सीधी सीधी बात आ गई कौन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। तो सीधा सीधा आंसर पता चल गया कौन सा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ADBC, ADBC हो जाएगा। यानी पैराजंबल हमने पहला वाला हमने आसानी से कर लिया और दूसरा वाला और भी आसान था तो वो भी हो गया, यानी कि ADBC हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, तो चलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से वही अंडरलाइन सेगमेंट उसने दे रखा है और उसको हमें सही से लगा देना है, यानी कि कोई सही शब्द उसमें लगा देना है। तो हो सकता है जरूरत पड़े चेंज करने की और हो सकता है ना पड़े, अगर पड़ेगी तो उसने 3 ऑप्शन दिए और अगर नहीं पड़ेगी तो ऑप्शन दिया हुआ है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं उसी की, कि दे डिसवेडेड मी ऑफ विजिटिंग द वॉर मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। तो गलती कहां पर है, तो यानी कि ये जो ऑफ विजिटिंग है इसको क्या ऑफ विजिटिंग ही रहने देंगे। तो देखो ये बात तो हमने आपको क्लियर बताई थी कि भाई जितनी भी प्रिपोजिशंस हुआ करती हैं उनके बाद वर्ब की ING फॉर्म आया करती है, लेकिन क्या प्रिपोजिशन गलत
गलत तो नहीं लगा रखी यहाँ पर उसने। तो टू विजिटिंग आ सकता है क्या? तो कभी भी नहीं, टू विजिटिंग तो आएगा ही नहीं। ऑफ विजिट आ सकता है, तो ऑफ के बाद विजिट नहीं, यानी कि वो बात भी गलत हो गई। फ्रॉम विजिटिंग आ सकता है क्या? हाँ, वहां पर जाने से ही तो बात थी उसकी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफ विजिटिंग की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पर फ्रॉम विजिटिंग आना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है? तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कि क्लोज टेस्ट आ गया आपका, यानी 5 प्रश्न आपको दिए हैं और उन 5 प्रश्नों में आपको 5 शब्द भरने हैं, यानी कि पैसेज उसने आपको एक पूरा दिया है और उसमें 5 शब्द डिलीट कर दिए और उन 5 शब्दों को आपको भरना है और उनके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द चुनना है और आपको उस पैसेज में उस जगह पर भर देना है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न की। क्या है कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क बट इट, अब इट क्या? अब बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट, यानी इट क्या? फेस्ड, वाज फेसिंग या इज फेसिंग, तो ही अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट, तो अभी की बात कर रहा है। और जितना भी हम देख पा रहे हैं आगे भी, तो पहले चाइना इज से हुआ, फिर देयर इज आया, यानी कि जितना भी सेंटेंस है वो सब प्रेजेंट में है। और जब सेंटेंस सभी प्रेजेंट में है तो इट के साथ फेस तो आ ही नहीं सकता, फेसिस आना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत हो गया। फेस्ड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में है नहीं सेंटेंस, तो प्रेजेंट में है। उसके अलावा वाज फेसिंग भी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, वाज तो पास्ट की हुआ करती है। सही आंसर मिल गया क्या? इज फेसिंग, बात बिल्कुल सही हो गई। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ही हल्का हल्का आ रहा है, अगला देखेंगे। अगला क्या है कि देयर इज एन एपिडेमिक, फिर इज किलिंग इट्स पिग्स। अब क्या? देयर इज एन एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या? हु, वॉट, विच और हुम। अब एपिडेमिक जो है वो क्या लिविंग थिंग है? तो नहीं, वो नॉन लिविंग है, और चूंकि वो नॉन लिविंग है और उसके साथ आएगा क्या? तो विच आना चाहिए। तो हु नहीं आ सकता, हुम नहीं आ सकता, वॉट नहीं आ सकता, क्या आएगा? विच। विच इज किलिंग इट्स पिग्स। ठीक है, आगे चले। अगला देखा कि द वायरस वाज फर्स्ट इन अगस्त लास्ट ईयर। अब द वायरस वाज फर्स्ट क्या? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड, सर्च्ड, लर्नड, इन्वेंटेड। तो क्या वायरस को किसी ने इन्वेंट किया? तो वायरस को इन्वेंट करते तो भाई इन्वेंट गलत चीज को थोड़ी ना किया जाता, खोज होती है अच्छी चीजों की, तो ये तो हो नहीं सकता। लर्नड, वायरस को लर्न थोड़ी ना किया गया, नहीं। सर्च्ड, सर्च भी नहीं। डिस्कवर्ड, द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त लास्ट ईयर बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अगले की बात करते हैं कि इट इज अ। अब ए आ गया, ए के साथ हमेशा क्या आएगा? यानी कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेकिन चारों ही ऑप्शन कॉन्सोनेंट वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इट इज अ वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट डाइज, यानी कि जब भी ये वायरस जो है वो कैसा है? तो यानी कि बहुत ही खतरनाक वायरस होगा, यानी कि जब भी कभी वायरस व्हेन अ पिग कैचेज इट, जब भी किसी पिग को ये कैच करता है तो वो भी जो है मर जाता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक वायरस होगा। तो ब्लडी, क्रूअल, वायलेंट या डेडली, तो कौन सा हो जाना चाहिए? तो वायलेंट यानी कि क्या हिंसक वायरस है? तो वायरस तो हिंसक नहीं हो सकता है ना। ब्लडी यानी कि खूनी वायरस, तो खूनी भी नहीं कह सकते। क्रूअल यानी कि निर्दयी, तो निर्दयी तो इंसान के लिए या लिविंग के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा क्या? डेडली, यानी कि बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि मृत्यु प्रदान कर देता है। तो इट इज अ डेडली वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेज इट डाइज। आगे चलते हैं। आगे आया क्या? चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ, अब 1/3 ऑफ क्या? किसका 1/3 ऑफ पिग्स। अब पिग्स आया है, तो पिग्स आया है तो सिंगुलर तो है नहीं, वो शब्द प्लूरल है, और जब शब्द प्लूरल है तो उसके साथ प्रोनाउन भी प्लूरल लगना चाहिए, यानी कि चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ दियर पिग्स, यानी कि उनके जो पिग्स हैं, या इट्स पिग्स। तो देखिएगा पिग्स के लिए जहां पर भी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस्तेमाल किया है इसने? इट इस्तेमाल किया है। तो जब वहां पर इसने हर जगह इट इस्तेमाल किया है तो यहां पर भी क्या इस्तेमाल होगा? इट ही इस्तेमाल होगा, यानी कि यहां पर भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी कि इट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पैसेज में एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पहले वाले में भरा गया इज फेसिंग, दूसरे वाले में आया विच, तीसरे में आया डिस्कवर्ड, चौथे में आया डेडली और पांचवें में आया है इट्स आ गया है। तो ये टोटल मिलाकर के 25 प्रश्न हमने आपको आज करा दिए हैं और 25 ही प्रश्न हमने आपको पिछली वीडियो में भी कराए थे, यानी कि 2 मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार का पेपर आपको भी देखने को मिलेगा जिनके अभी तक नहीं हुए हैं, जिनके हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपका पेपर कैसा रहा। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।